जो 18 साल तक इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, वो आज दीपेंद्र हुड्डा का ड्राइवर बन गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की गाड़ी भी बहुत चलाई है। मेरा एक शौक है गाड़ी चलाने का। मैं खुद अपनी गाड़ी की ड्राइविंग लंबे समय तक करता हूँ। मैं तो अभय सिंह अगर पास बैठते थे उनकी गाड़ी भी चलाया करता था। तो आज अगर हुड्डा साहब मेरे साथ बैठे हैं उनकी गाड़ी भी चलाता हूँ। मैंने तो राहुल गांधी जी आए थे कुरुक्षेत्र के अंदर, तो उनकी गाड़ी की ड्राइविंग मैंने की थी। मेरा एक शौक है ड्राइविंग करना। उन्होंने जो बात कही ये तो वो जाने कि उन्होंने किस उसमें कही, परंतु हमारे नेता हम उनकी इज्जत करते हैं। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक अरोड़ा जाना पहचाना नाम है, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद धरनी जी, आपका बहुत बहुत। मैं शुरुआत करूंगा अपने पड़ोसी राज्य पंजाब से। पंजाब के अंदर देखा जाए नवजोत सिद्धू की नियुक्ति और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर तकरार, क्या आपको लगता है कि वहां की स्थिति सामान्य हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, उन्होंने पिछले काफी दिन से वहां के प्रभारी हरीश रावत से साथ मिलकर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करी, वहां दूसरे नेताओं से बात करके एक निर्णय लिया। एक अध्यक्ष और एक 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। कहीं ना कहीं सबसे सहमति करके इस प्रकार से किया गया, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पंजाब में दोबारा चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। अरोड़ा जी, आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, लगभग 4-5 दशक आपको हो गए राजनीति में। आप मंत्री भी रहे, इनेलो के अंदर जब आप थे प्रदेशाध्यक्ष भी रहे 15 साल लगातार। नवजोत सिद्धू की नियुक्ति को कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी की तरफ से उन्हें नियुक्त किया गया और निश्चित रूप से वो एक जागरूक हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं और मैं समझता हूं कि कैप्टन साहब और सिद्धू साहब मिलकर पंजाब के अंदर एक अच्छी सरकार देंगे। हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा की कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आती है। हुड्डा ग्रुप, शैलजा ग्रुप और अन्य ग्रुप जितने भी है, रणदीप सुरजेवाला ग्रुप, कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये बिखराव विपक्ष में होते हुए आज विपक्ष में तो कम से कम लोग तो उम्मीद करते हैं कि ये बिखराव ना रहे। तो प्रजातंत्र के अंदर पार्टियों के अंदर वैचारिक मतभेद होते हैं, जबकि कांग्रेस एक है। कांग्रेस ने जब जब भी विपक्ष की बात आई, भूमिका निभाने की बात आई, पूरी कांग्रेस पार्टी ने पूरी एकजुटता दिखाकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पिछले दिनों महंगाई बढ़ी, डीजल और पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए कि आज हरियाणा प्रदेश इन इस देश के लोग हर समय से परेशान है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो किसान का खेत का खर्चा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, हर चीज की महंगाई बढ़ेगी। उसकी आवाज लगातार कांग्रेस पार्टी ने एकजुट हुए उठाने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने देखा कि आज ही चंडीगढ़ के अंदर सारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो इकट्ठे हुए और जिस प्रकार सांसद के अंदर आवाज उठी थी कि हमारे नेताओं के फोन टेप किए जा रहे हैं, हमारे जुडिशरी के जो जजेस हैं उनके फोन टेप किए जा रहे हैं, अखबारों से जुड़े लोग हैं उनसे उनके फोन टेप किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग से जुड़े लोग हैं उनसे फोन टेप किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ आज गवर्नर को ज्ञापन देने के लिए सारी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हुई, क्योंकि आज देश को प्रजातंत्र से बचाना है। आज देश की आजादी पे हमला हो रहा है। एक आजादी मिली हुई हमें संविधान के अंदर कि हम अपनी बात रखें और हमारी बात को लीक ना किया जाए। आज उनको सुनने की बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार एकजुट होकर इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अरोड़ा जी, जिस प्रकार से अगर बात की जाए किसानों के आंदोलन की, ज्वलंत मुद्दा है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन बिखरी नजर आ रही है। गुनी प्रकाश जो है वो अलग डफली बजा रहे हैं, दूसरे ग्रुप अलग बजा रहे हैं। क्या सोचते हैं और क्या हल है? देखिए, मैंने अपने जीवन के अंदर इतना शांति प्रिय और इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं देखा। किस प्रकार से एकजुट होकर किसान आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तीनों काले कानून को रद्द कराने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने तो पिपली में भी लाठियां खाई, सरकार ने खड्डे खोदे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए कि किसी प्रकार से इस आंदोलन को तोड़ा जा सके। और उसको तोड़ने के लिए सरकार ने कभी उन्हें आतंकवादी बताया, कभी अलगाववादी बताया, कभी विदेशी फंडिंग ने नारे लाए। और तो और जब नहीं बिखरा तो हरियाणा और पंजाब के किसान कैसे अलग किए जाए, एसओएल का मुद्दा भी उठाया। और अब उनमें से ही ऐसे लोगों को जो एक कमजोर कड़ी होती है उसको लेकर दोबारा से उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। परंतु मैं मानता हूं कि किसानों का आंदोलन है, कोई एक नेता या उधर से बयान करने से टूटने वाला नहीं। आज किसान पूरे देश का एकजुट होकर इन बिलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा
इस पर काफी बहस हरियाणा में चली हुई है। हुड्डा साहब कुछ आंकड़े अलग दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अलग दे रहे हैं, आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी हमेशा लोगों को बहकाने का काम करते हैं। सच्चाई का सामना करना चाहिए। सच्चाई ये है कि पूरे देश के अंदर आज सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है हरियाणा प्रदेश के अंदर है। और ये मैं नहीं कहता, कई बार इसके सर्वे आ चुके हैं। आज उस सर्वे को झुठला रहे हैं। जो सर्वे आज से नहीं हो रहे, लगातार कई सालों से इस प्रकार के सर्वे आते हैं और उन सर्वों में हरियाणा प्रदेश की सरकार बेरोजगारी के मामले में सबसे पीछे है। हरियाणा प्रदेश क्राइम में सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। नशे में हम कहा करते थे पंजाब के अंदर बहुत नशा है, चिट्टा की बात आती थी, परंतु मैं आज दुख से कहना पड़ता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार की कमजोरी की वजह से आज हमारे युवा रोजगार ना मिलने की वजह से नशे की तरफ चल रहे हैं। अरोड़ा साहब, बात की जाए अगर रोजगार और बेरोजगारी की, युवा वर्ग काफी उम्मीद रखता है कोई भी सरकार सत्ता में हो, तो आप इस मुद्दे पर और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो एक ही मानना है कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि रोजगार से जुड़ा हुआ है उनका संबंध। बच्चा अगर बड़ा होता है माँ बाप उसे पढ़ाता है, लिखाता है, ये समझ के करता है कि इसको आगे रोजगार मिलेगा। परंतु आज हरियाणा प्रदेश की ऐसी हालत होगी, रोजगार के नाम पे तो तरह तरह की शर्तें लगा देते हैं। मैं पिछले दिनों आपने भी छापा लिखा भी कि 75% प्राइवेट नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जाएगा। ये केवल लोगों को भगाते हैं। आरक्षण तो तभी मिलेगा जब नौकरियां मिलेंगी। नौकरियां तो आज प्राइवेट कंपनियां वाले छंटनी कर रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से धरनी जी, आप मानोगे नहीं कि एक छोटे छोटे शहर के अंदर 20-20, 25-25 हजार लोग बेरोजगार हैं। जो दुकानों पे काम करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो गए, जो वेटर थे वो बेरोजगार हो गए, जो कैटरर थे वो बेरोजगार हो गए, टेंट वाले, बैंड वाले, डीजे वाले, होटल वाले, कितने ही लोग हैं आज बेरोजगार हो गए। क्या चाहिए तो था कि उनको मरहम लगाते, बल्कि महंगाई की मार उन पे पड़ रही है तो आज रोजगार के नाम पर शर्तें लगा देते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था एक अखबार के अंदर की नगर पालिका के जो ईओ की पोस्ट है उस पे कहते हैं कि लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए जो जुडिशरी का काम करते हैं। अब एसडीएम की कोर्ट लगती है, तहसीलदार की कोर्ट लगती है, वहां तो लॉ ग्रेजुएट चाहिए, परंतु वहां लॉ ग्रेजुएट नहीं, केवल शर्त लगाकर अपने आदमियों को रजिस्ट करने के लिए काम करते हैं। अरोड़ा जी, वैसे तो ये बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, लेकिन एक राजनीतिक नेता के बयान है, आपके पूर्व नेता रहे हैं वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, किसी को अपना जिंदगी सौंपना, मतलब पायलट बनाना, चालक बनाना, अगर इस भूमिका को लेकर आप पर कटाक्ष किया गया राजनीतिक रूप से? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक बुजुर्ग नेता है। हमने बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम किया, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जहां तक मेरी वर्किंग की बात है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा पार्टी की वफादारी से काम किया है और आज मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैंने कांग्रेस पार्टी जो जिम्मेवारी सौंपती है उसको बड़ी ईमानदारी से निभाने का काम कर रहा हूं। रही पायलट बनने की बात कि किसी की गाड़ी चलाना, तो मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की गाड़ी भी बहुत चलाई है। मेरा एक शौक है गाड़ी चलाने का। मैं खुद अपनी गाड़ी की ड्राइविंग लंबे समय तक करता हूँ। मैं तो अभय सिंह अगर पास बैठते थे उनकी गाड़ी भी चलाया करता था, तो आज अगर हुड्डा साहब मेरे साथ बैठे हैं उनकी गाड़ी भी चलाता हूँ। मैंने तो राहुल गांधी जी आए थे कुरुक्षेत्र के अंदर तो उनकी गाड़ी की ड्राइविंग भी मैंने की थी। मेरा एक शौक है ड्राइविंग करना। परंतु इस प्रकार उन्होंने जो बात कही ये तो वो जाने कि उन्होंने किस उसमें कही, परंतु हमारे नेता हम उनकी इज्जत करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई को कैसे देखते हैं आप? क्या इनेलो जो प्रफुल्लित है, इनेलो को ये कहना है कि ये सोच बन गई है कि वो जल्दी बहुत ज्यादा पुनर्जीवित हो जाएगी? सामाजिक तौर पे मुझे बहुत खुशी है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके साथ हमने बड़े लंबे समय तक काम किया वो अपनी जेल काट कर वापिस आए हैं अपने समाज में, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे। जहां तक बात है, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। पहले भी इनेलो जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देखरेख में काम कर रही थी। हम भी जो थे, चाहे वो जेल में थे, तो उनकी देखरेख में काम होती थी और मैं नहीं मानता कि उनके आने से कोई विशेष फर्क हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीति के रूप में पड़ेगा। आपसे अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, सरकार का दावा है कि जबरदस्त डेवलपमेंट करवाई जा रही है, आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा विकास सरकार कर रही है, नई नई योजनाएं ला रही है, उन सब चीजों पर आपकी टिप्पणी क्या है? केवल और केवल कागजों के अंदर इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। अभी 4 दिन पहले बरसात का मौसम शुरू हुआ है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद बरसात हुई और कोई शहर हरियाणा प्रदेश का ऐसा नहीं कि जिन्होंने इनके विकास की पोल खोल दियो। इवन
जहां से मुख्यमंत्री स्वयं एमएलए हैं, करनाल के अंदर, करनाल की सड़कों पे दुकानों के अंदर पानी भर गया, मकानों के अंदर पानी बढ़ गया। कोई ऐसा नहीं जहां पर इस प्रकार ना हो। इन्होंने बरसात से पहले जो नालों की सफाई होती थी, आज उनकी नहीं कराई। आज शहर के अंदर नाले भरे पड़े हैं, छोटी छोटी नदियां जो होती थी वो आज भरी पड़ी हैं। यही कारण है कि पानी की निकासी न होने की वजह से आज इस प्रकार से सारे शहरों के अंदर ये हाल है कि शहर तालाब बन गए हैं। लोग किश्तियां ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ एक दूसरे के पास जाएं। ये एक सारी सरकार की विफलता है और जो उस विकास के दावे हैं केवल और केवल कागजों में। अरोड़ा जी, करनाल से लेकर जगाधरी और जगाधरी से सहारनपुर रेल मार्ग बनने लगभग तय है, मंजूरी मिल चुकी है, उसका सारा मास्टर प्लान तैयार है, सरकार ने भी उस पर मुहर लगा दी है। कुरुक्षेत्र से यमुनानगर रेल मार्ग और अंबाला से जगाधरी रेलवे मार्ग को डबल करने का जो प्लानिंग थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपको सारी चीजों का बारीकी से पता है। चंडीगढ़ से भी जगाधरी रेलवे लाइन डायरेक्टली बनाने का विचार था। किसी भी देश और प्रदेश की विकास के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग का मजबूत होना बहुत जरूरी है, परंतु हम तो बहुत पहले से एक बात सुनते आते हैं कि कुरुक्षेत्र से हरिद्वार सीधी ट्रेन चलेगी। कितने हमारे एमपी आए, जो भी एमपी हमारे कुरुक्षेत्र से बन गए जाता था, एक ही बात कहता था कि हम आवाज उठाएंगे, मंजूर हो जाएगी। परंतु पिछले 40 साल से तो मुझे सुनते होंगे, आज तक तो कोई मंजूरी होती नहीं। कागजों में डाल दिया जाता है कि हम इसको आगे लेने जा रहे हैं, परंतु पिछले 40-50 साल से, चाहे आप यमुनानगर करनाल की बात करें, चाहे यमुनानगर कुरुक्षेत्र की बात करें, चाहे चंडीगढ़ से यमुनानगर की बात करें, कोई सीधी रेल परियोजना अभी तक सिरे नहीं चढ़ी है। ये तो एक योजनाएं बनाते हैं। अब हमने कुरुक्षेत्र बाईपास की हमेशा बात करी है। कुरुक्षेत्र बाईपास के बारे में मैं मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था कि भारतमाला 2 में डाल दिया गया, जबकि भारतमाला 1 का पार्ट जो है सरकार का अपना जो है कि 2024 तक पार्ट 1 खत्म करना है, 2024 के बाद पार्ट 2 को लिया जाएगा। तो किस प्रकार से ये केवल योजनाएं बना रहे हैं, काम नहीं हो रहा। धन्यवाद अशोक अरोड़ा जी। तो ये हैं अशोक अरोड़ा, इन्होंने कुछ बातें बहुत अच्छे तरीके से कही, जैसे कि इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री तथा इनेलो सुप्रीमो के द्वारा जो कटाक्ष किया गया उसका भी बहुत सहजता से जवाब दिया कि ओम प्रकाश चौटाला जी इनके आदरणीय नेता हैं, लेकिन वह अतीत में उनकी अभय जी की और आज अगर इनकी दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा की गाड़ी चला रहे हैं, वो उनका एक शौक है गाड़ी चलाना, लॉन्ग ड्राइविंग ये आज की डेट में भी करते हैं, चाहे ये मंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार में। दूसरी अहम बात इन्होंने बेरोजगार युवकों के मुद्दे पर कही, जो सरकार की नीति पर सीधा कटाक्ष करती है। कहीं ना कहीं सरकार को भी पुनर्विचार करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव अफसर जो म्युनिसिपल कमेटियों में लगने हैं, उनको लेकर जो LLB पास होना चाहिए, उसके लिए इनका सीधा सा कहना है कि जब जो जुडिशियल मैटर डील करते हैं, तहसीलदार हुए, नायब तहसीलदार हुए, SDM हुए, उनके लिए तो ये जरूरी हो सकता है, वहां तो रखा नहीं जाता, लेकिन एग्जीक्यूटिव अफसर की पोस्टों के लिए जो ये सरकार ने रखा है, इस पर सरकार को निर्णय बदलना चाहिए। तीसरी अहम बात इन्होंने पंजाब के बारे में कही कि नवजोत सिद्धू जो बने हैं, निसंदेह क्योंकि कांग्रेस आला कमान की वो पहचान है, उनकी चाहत है, तो कैप्टन और वो मिलकर आने वाले दिनों में जनता के बीच में इकट्ठे नजर आएंगे। पंजाब केसरी के लिए चंद्रशेखर धरनी, चंडीगढ़ से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।